स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, यानी कि भारतीय उद्यमी विदेशों में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि एक प्रोसेस है। वो भी एक प्रोसेस का एक पार्ट है हमारी ग्लोबल वर्ल्ड को बनाने का, वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन करने में। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल। अब देखो, फूड को और अन्य कैपिटल को, अन्य क्रॉप्स को, फूड को और अन्य प्रकार की जो फसलें थी उनको वर्ल्ड मार्केट में ले जाने के लिए क्या चाहिए था? कैपिटल, यानी कि पूंजी चाहिए थी। अब प्रोडक्शन तो हो गया, अब उस प्रोडक्शन को विदेशों में पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए था। ऐसे नहीं पहुंच सकता विदेशों में फूड वगैरह जो प्रोडक्शन है। तो लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक्स एंड मार्केट्स। तो लार्ज प्लांटेशंस, जो बड़े बड़े जो प्लांट वगैरह लगे हुए थे, प्लांटेशन लगे हुए थे, कुड बोरो इट, वो उधार ले सकते थे इसको, किसको? मनी को, कैपिटल को। कैपिटल का मतलब पैसा, उसको ले सकते थे कहाँ से? बैंक से या फिर मार्केट से। बैंक से या मार्केट से, दो जगह से वो मिलते हैं उधार। जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, इनको या तो बैंक से मिलता है या फिर मार्केट से। मार्केट में कौन होते हैं? इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। आपने वो देखा होगा ना, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, BSE से, तो उसमें इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं इनके अंदर, इंडस्ट्रियों के अंदर। तो उनके इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग वो अप डाउन होते रहते हैं ना, जितना प्रॉफिट होता है इतना उनको मिलता है। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो तो काम भी नहीं करते, वो तो सिर्फ पैसा लगा दिया मार्केट में और घर बैठे बैठे आराम से ऐसे देखते रहते हैं और उसका उनको पैसा मिलता रहता है, प्रॉफिट वगैरह जो होता है। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट से पैसा लेते हैं या फिर बैंक से। बैंक तो पॉसिबल नहीं होता हर किसी के लिए, तो इसलिए इन्वेस्टर से लेने पड़ते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ऐसे ही करती हैं। बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट्स? अब ये तो समझ गया कि भाई इनके लिए तो हो गया, जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति, बिजनेसमैन है, लेकिन जो हम्बल पीजेंट्स हैं, यानी कि जो छोटे किसान हैं, उनके लिए क्या होगा, जिनको पता ही नहीं इन चीज़ों का। अब हम तो बात कर लेते बैंक की और ये इसकी मार्केट की, उनको, उन किसानों का क्या जिनको पता ही नहीं इन चीज़ों का, है ना। आज से पहले आपको भी नहीं पता होगा, मान लो 9-10 से पहले आपको भी नहीं पता होगा कि कैसे गरीब किसान है, जो एक किसान जो बिहार के किसी डिस्टेंट रिमोट एरिया में रह रहा है, उसको कैसे पता है कि बैंक नाम की भी कोई चीज़ है जो सस्ते में लोन देती है ना। और कैसे वो विदेशों में अपने प्रोडक्ट को ले जा सकता है जब उसके पास है ही नहीं, कैपिटल नहीं है, खुद तो है ही नहीं वो, तो कहाँ से खरीदेगा? उसको तरीका तो पता होना चाहिए। तो एंटर द इंडियन बैंकर। अब भारतीय जो साहूकार है उसके अंदर, डू यू नो, उसके अंदर जाते हैं। डू यू नो शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड द नट्टू कोटाई चेटियार्स? क्या आप शिकारीपुरी श्रॉफ्स के बारे में जानते हो या फिर नट्टू कोटाई चेटियार्स के बारे में? ये कुछ व्यक्ति है दो जो बड़े फेमस हैं। दे वर अमॉन्ग्स दी मैनी ग्रुप्स ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन दी सेंट्रल ऑफ द साउथ एशिया यूजिंग आइदर देयर ओन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स। ये वो व्यक्ति हैं या ये वो ग्रुप हैं जो कि क्या करते थे? ग्रुप्स ऑफ बैंकर, ये बैंकरों का और ट्रेडरों का ग्रुप है। कौन सा? ये श्रॉफ्स और ये जो चेटियार्स हैं। हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, जो क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते थे ना एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को, उनको पैसे देते थे या फिर विदेशी बैंकों से वो पैसे लेते थे। ये फेमस पर्सन है उस टाइम के, जो क्या करते थे, फिर अपने प्रोडक्ट को सेंट्रल और साउथ एशिया में बेचते थे यूजिंग आइदर देयर ओन फंड्स, या तो वो अपने पैसे यूज करते थे या फिर विदेशी बैंकों से पैसे लेते थे। दे हैड ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंसेस एंड इवन डेवलप इंडिजीनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिस्टम को ना ऐसा सोफिस्टिकेटेड कर दिया, यानी कि सिस्टम को ऐसा इजी कर दिया जिससे कि वो क्या करने लगे? ट्रांसफ़र करने लगे मनी को बड़ी दूर दूर तक, एक मतलब पूरे इंडिया में भी ट्रांसफ़र करने लगे और विदेशों में भी। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजीनियस फॉर्म ऑफ
फॉर्म्स ऑफ कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने ना कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन भी बना दी यहाँ पे। जैसे आप बॉम्बे में जाके देखोगे ना, बॉम्बे दिल्ली में, तो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट है ये फाइनेंस के, तो ऐसे कॉरपोरेट की शुरुआत इन्होंने की थी। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कोलोनाइजर इनटू अफ्रीका, और यही भारतीय जो ट्रेडर थे यानी कि व्यापारी थे और जो मनी लैंडर थे यानी कि साहूकार थे जो पैसे देने वाले, ऑल्सो फॉलोड द यूरोपियन कोलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। अब वो भी जैसे यूरोपियन कर रहे थे ना, अब भारतीय भी ऐसे करने लगे, पैसा देने लगे, कंपनियां चलाने लगे, कॉरपोरेट चलाने लगे अपने। ठीक है। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स हाउएवर वेंचर्ड बियॉन्ड यूरोपियन कॉलोनीज, और जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे ना, वो तो यूरोपियन जो कॉलोनाइजर थे ना, यूरोपियन कॉलोनीज थे, उनसे भी बियॉन्ड चले गए, उनसे भी आगे तक काम किया इन्होंने। फ्रॉम द 1860 दे एस्टैब्लिश फ्लोरिशिंग एम्फोरिया एट बीजी पोर्ट वर्ल्ड वाइड, सेलिंग लोकल एंड इम्पोर्टेंट क्यूरियोज to tourists whose number were beginning to swell thanks to the development of safe and comfortable passengers vessels। और उसके बाद ये जो बिजनेसमैन थे, कुछ ट्रेडर थे, 1860 के बाद ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो गए, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई थी, शिप वगैरह हो गए थे ना ये। तो ऐसे इंडियन एंटरप्रेनर्स विदेशों में भी चले गए, विदेशों में भी अपना बिजनेस करने लगे। आज आप वहाँ देखोगे ना, साउथ अफ्रीका की कंट्री है जो, वहाँ पे भी आपको इंडियन ट्रेडर्स मिलेंगे, आपको इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन एंटरप्रेनर्स मिलेंगे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और बॉम्बे में, गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ये ऐसे, जिनका विदेशों में बिजनेस चलता है। ये बातें कहीं आप देखते हो ना, वो मूवी वगैरह में दिखाते हैं भाई इतना बिजनेस, वो एक्चुअल में है। बॉम्बे में जाके देखोगे ना, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ऐसे, बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स हैं जिनके विदेशों में चलते, जहाज़ चलते हैं, जहाज़ों में वो अपने एक जहाज़ को चलाने में अरबों करोड़ों रुपए लग जाते हैं। उस जहाज़ में वो क्या करें, पैसेंजर को भेज रहे, एज ए टूरिस्ट भेज रहे, वर्ल्ड की सैर करा रहे हैं। वो तो बिजनेस ही है ना, टूरिज्म का भी तो बिजनेस है। यस, सोर्सेज है द टेस्टिमनी ऑफ एन इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स, या इंडियन इंडेंचर्ड लेबर की एक टेस्टिमनी दे रखी सोर्सेज है। इसमें आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा था उस टाइम पे। यस, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ राम नारायण तिवारी एन इंडेंचर्ड लेबर हु स्पेंट 10 years इन द डोमेरारा इन द अर्ली 20th century। यहाँ पे एक इंडेंचर्ड लेबर है, उसका एक्सपीरियंस बता रखा है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लेना। नेक्स्ट करेंगे हम इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। भारतीय व्यापार, कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशीकरण, एंड ग्लोबल सिस्टम और वैश्विक प्रणाली क्या हुई थी। हिस्टोरिकली फाइन कॉटन प्रोडक्ट इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। हिस्टोरिकली पुराने टाइम से ही ये हो रहा था कि जो भारत के जो फाइन कॉटन थे, यानी कि जो अच्छी किस्म के जो कॉटन थे, सूती कपड़े थे, कॉटन को क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता, विदेशों में बेचा जाता था। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर बिगेन टू एक्सपेंड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रेशराइज कर दिया गवर्नमेंट को कि आप विदेशों से जो भी कॉटन आता है ना, उसको क्या करो, आप इंपोर्ट को क्या कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, उसके ऊपर पाबंदी लगा दो, ताकि हम अपना कॉटन है ना उसको यहाँ पे बेचने लग जाए। ठीक है, मार्केट में। टैरिफ वर इम्पोज ऑन क्लॉथ इम्पोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में जो भी कपड़ा आता था बाहर से, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। पहले भारत का जो कपड़ा था ना, कॉटन था, वो वर्ल्ड फेमस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वर्ल्ड फेमस था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कि भाई ऐसे तो हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगा देना, टैक्स वगैरह लगा देना।
ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अब जैसे अपने यहाँ पे देखो, जो विदेशी गाड़ियाँ होती हैं वो इतनी महंगी क्यों होती है यहाँ पे, जैसे हार्ले डेविडसन की बाइक है और जर्मन गाड़ियाँ हैं, वो फरारी गाड़ियाँ, वो इतनी महंगी पता है क्यों होती है? उनकी महंगी होने का, एडिडास के ब्रांड जो विदेशी ब्रांड है, उनका महंगे होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा। अब टैक्स ज़्यादा लगेगा तो वो चीज़ें अंदर कम आएंगी और लोग उसको कम खरीदेंगे। और दूसरा बेनिफिट ये होगा, वो कम बिकेगी तो हमारे देश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो प्रोडक्ट बना रहे ना, वो ज़्यादा बिकेंगे। समझे ना? यही तो वजह टाटा की ज़्यादा बिक्री है यहाँ पे। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रहे हैं क्योंकि वो सस्ते हैं। वो सस्ते इसलिए उनको सब्सिडी दी जाती है और विदेशियों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, इसलिए भी महंगे होते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया उस टाइम पे। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ द इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंडिया का कॉटन आना अब क्या हो गया, कम हो गया। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर ऑल्सो बिगेन टू सीक ओवरसीज मार्केट फॉर देयर क्लॉथ। और फिर 19वीं सदी की शुरुआत में ही अब ब्रिटेन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि उद्योगपति थे, अब वो डिमांड करने लगे कि भाई हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, अपनी मार्केट से भी ज़्यादा हो गया, तो अब हमें विदेशों में बेचना है, ओवरसीज मार्केट, अब हमें विदेशी मंडियों में जाना है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर, इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस्ड स्टिफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट। अब पहले तो ब्रिटेन को छोड़ के इंडिया का, ब्रिटेन ने तो वहाँ पे टैरिफ लगा दिया, फिर बाकी देशों में तो बिक ही रहा था इंडिया का जो कपड़ा था। लेकिन अब क्या हो गया, अन्य देशों के अंदर भी इंडिया का कपड़ा और उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था, उसमें तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पे इंडियन कपड़ा आ रहा था। उनका कंपटीशन हो गया ब्रिटिश कपड़े से और इंडियन कपड़े से विदेशी मार्केट में भी। जैसे यूएसए की मार्केट थी, ऑस्ट्रेलिया की, बाकी अन्य देशों की मार्केट थी ना, अमेरिका की, साउथ अमेरिका की। तो इफ़ वी लुक एट द फिगर्स ऑफ द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वी सी अ स्टडी डिक्लाइन ऑफ द शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। अगर हम फिगर देखेंगे उस टाइम का एक्सपोर्ट का, यानी कि विदेश में बेचने का, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत तेज़ी गति से क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया भारत का कपड़ा। क्यों? फ्रॉम सम 30% अराउंड 1800 में 30% एक्सपोर्ट हो रहा था कपड़ा भारत का, टू 15% बाय 1815, और 1815 तक आते आते कितना हो गया, 15% रह गया। एंड बाय द 1830s दिस प्रोपोर्शन हैड ड्रॉप टू बिलो 3%, और फिर 1870 तक आते आते यह क्या हो गया, 3% से भी कम हो गया। देखो कितना कम हो गया भारत का एक्सपोर्ट होना कपड़ा। वजह क्या रही? व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट, फिर हुआ क्या भारत के एक्सपोर्ट को, यानी कि भारत का जो कपड़ा विदेशों में बिकता था, तो उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़्यादा कम हो गया। अब वो सुनो, द फिगर्स अगेन टेल ए ड्रामेटिक स्टोरी। यह फिगर है ना, एक और हमें एक नाटकीय स्टोरी बता रहा, कहानी बता रहा। क्या? वाइल एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर डिक्लाइन रैपिडली, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज इक्वली फास्ट। जब मैन्युफैक्चरिंग कपड़ा था, यानी कि बना हुआ कपड़ा पहले विदेशों में जाता था, अब वो डिक्लाइन हो गया, 3% आपने देखा। क्यों हुआ? अब वो क्या करने लगे, जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन, अब कॉटन को एक्सपोर्ट करने लगे, कॉटन ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही तो क्या था, इंडिया से जो रॉ मटेरियल था उसको यहाँ से लेके जाते थे और वहाँ अपना कपड़ा तैयार करते थे। इससे क्या है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होता है, जो तैयार किया हुआ है, जैसे तैयार किया हुआ कपड़ा, वो तो हो गया कम, रॉ मटेरियल ज़्यादा जाने लगा। ठीक है, बिटवीन 1812 एंड 1871 द शेयर ऑफ द रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट रोज फ्रॉम 5% टू 35%। ये देखो यहाँ से 5% से 35% बढ़ गया इंडिया का रॉ मटेरियल, लाइक कॉटन। इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लॉथ वाज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फॉर मैनी डिकेट्स। और वहीं दूसरी ओर है ना, इंडिगो नाम का, नील नाम का एक सब्सटेंस था जिसकी खेती होती थी यहाँ पे।
नील नाम का यानी कि डाई करने वाला कलर, उसकी भी यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा था इंडिया में, और उसका भी एक्सपोर्ट होता था। भारत का जो रंग करने का, नील, इंडिगो का मतलब होता है नील, कपड़े में कलर देना। जैसे ये कपड़े हैं ना, कॉटन तो आपको पता वाइट होता है, अब हर कपड़े में कलर देना पड़ता है, डाई करनी पड़ती है। तो उस डाई करने के लिए यहाँ इंडिया में इंडिगो नाम का वो होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हाँ वो करते थे, वो एक्सपोर्ट होने लगा, उसका भी विदेशों में एक्सपोर्ट होने लगा। एंड एज यू हैव रीड लास्ट ईयर, ओपियम शिपमेंट टू चाइना ग्रू रैपिडली फ्रॉम 1820 टू बिकम फॉर द वाइल इंडिया सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट। और जैसे कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था 9th क्लास में, जो ओपियम शिपमेंट था यानी कि अफीम का जो व्यापार था, शिपमेंट था यानी कि समुद्रों से जो व्यापार हो रहा था, वो चाइना में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था उस टाइम पे। इंडिया में इंडिगो और कॉटन, और चाइना में ओपियम यानी कि अफीम का शिपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था ब्रिटिशर्स का। क्यों किया उन्होंने? ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना। देखो ब्रिटिशर्स ने कितना ज़बरदस्त काम किया था। भारत में तो ओपियम यानी कि अफीम की खेती कराता, इंडिया से ग्रो किया और उसको एक्सपोर्ट कहाँ कर दिया? चाइना में। एंड विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल, और जो वो पैसा कमाते चाइना से, इट फाइनेंस इट्स टी, और उससे फिर वो किस में लगा देते थे? अपने चाय की खेती में। एंड अदर इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, और चाइना से वो चाय लेते थे। चाइना से क्या किया उन्होंने? देखो सिंपल लॉजिक वे में समझना आप इसको। भारत में तो उन्होंने करा दी अफीम, ठीक है, अफीम की खेती की। अब अफीम से बहुत ज़्यादा उन्होंने मार्जिन और बेनिफिट ले लिया उन्होंने चाइना में बेच दिया इसको। अब चाइना से क्या किया उन्होंने? चाइना से जो भी उनको टी, चाइना में टी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है ना, अब टी का भी उन्होंने वर्ल्ड मार्केट के लिए लेके जाना था ना, एक्सपोर्ट करना था वहाँ से, तो उसको इंपोर्ट किया वहाँ से उसी पैसे में, और साथ ही साथ में अन्य जो प्रोडक्ट थे ना वो खरीदने लगे। फ़ायदा ही फ़ायदा, ब्रिटेन को तो सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। यहाँ पे भी सस्ते में किया, वहाँ से प्रोडक्ट भी सस्ते में ले लिया, और फिर मार्केट में उन्होंने मार्जिन किया। यही तो करते हैं ट्रेडर, यही एक्चुअली में करते भी ट्रेडर्स ऐसे ही हैं जैसे इन्होंने किया था। ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट, और 19वीं सदी तक होते होते क्या हो गया? जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर थे वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गए। फ्लडेड का मतलब बहुत ज़्यादा हो गए, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर आ गए यहाँ इंडिया में। फूड, ग्रेन एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, और भारत का जो रॉ मटेरियल था वो विदेशों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। बट द वैल्यू ऑफ द ब्रिटिश एक्सपोर्ट टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो इंडिया का जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता रहा मटेरियल में, और जो ब्रिटेन का जो मैन्युफैक्चर किया कोई प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था, तो इंपोर्ट होने का प्राइस ज़्यादा था, और जो वहाँ जाता था उसका प्राइस वो कम कर रहे थे, क्योंकि सरकार उनकी थी दोनों तरफ, इंडिया में भी और वहाँ पे भी। फ़ायदा वही लेता है जो अमीर व्यक्ति होता है ना, तो फ़ायदा वही ले रहे थे। दस ब्रिटेन हैड ए ट्रेड सरप्लस विद इंडिया, और इस प्रकार भारत का ना इंडिया के साथ क्या हो गया, इसका ब्रिटेन का इंडिया के साथ क्या हो गया? ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये होता है व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा, ऐसा हुआ था ब्रिटेन का, ऐसे बना वो रिच। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट एंड अदर कंट्री दैट इज विद कंट्री फ्रॉम द ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग मोर देन इट वाज सेलिंग टू। और इससे ब्रिटेन क्या करता, जो इंडिया के साथ बिजनेस करने से जो उनको सरप्लस हो रहा था, उस सरप्लस का वो अपना ट्रेड डेफिसिट से, मान लो आप दूसरे देशों के साथ भी तो ट्रेड कर रहा था, केवल इंडिया के साथ नहीं कर रहा था। जैसे चाइना का एग्जांपल दिया, वहाँ ओपियम की शिपमेंट वहाँ भेज देता था, तो उस ट्रेड डेफिसिट को, यानी कि जो दूसरे देशों के साथ जो घाटा होता था ना, उसको वो ऐसे पूरा करता था ब्रिटेन में। मतलब ब्रिटेन का तो फायदा ही फायदा चल रहा था उस टाइम पे 19th सेंचुरी में। दिस is how a multilateral settlement system work. It's allow one country deficit with other country to be settled by its surplus with a third country. तो इस प्रकार आप
यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंट्री का डेफिसिट दूसरे कंट्री से उसने क्या किया, सेटलमेंट किया, और थर्ड कंट्री ने उससे क्या किया, फायदा उठाया। ब्रिटेन ने ऐसे ही तो किया। By helping Britain balance its deficit, India played a crucial role in the late 19th century world economy। और ब्रिटेन का जो है ट्रेड बैलेंस के डेफिसिट को हेल्प करने में इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा। यहाँ पे ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प्ड पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंसेज होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल एंड ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट एंड पेंशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस का तो इतना फ़ायदा हुआ। इंडिया ऑल्सो हेल्प पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस, जो होम चार्जेस होते थे ना यहाँ पे, क्योंकि विदेशी यहाँ पे आए हुए थे, ब्रिटेन के जो ऑफिसर वगैरह भी तो यहाँ पे आ रहे थे, काम कर रहे थे ना, तो उनकी सैलरी तक भी वो इंडिया के ट्रेड से निकाल के दे रहे थे। वो देखो कितना बेनिफिट हो रहा था। अब उनके ऑफिसर्स यहाँ आ रहे, ऑफिसरों की सैलरी होती है, उनके होम चार्जेस वगैरह होते हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ से निकाल रहे थे। जो ब्रिटेन के जो वो आए हुए थे यहाँ पे, ट्रेडर्स आए हुए थे, बिजनेसमैन आए हुए थे ना, उन सबके चार्जेस वगैरह भी इंडिया से ही निकाल रहे वो सारा कुछ। तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया ना उसको। तो कितना कितना बेनिफिट हो, कितना मार्जिन हो, आप देखो। इतना मार्जिन शायद ही किसी कंट्री को हुआ होगा जितना ब्रिटेन ने किया था 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये था इसका ट्रेड करने का तरीका। देखो ये मैप में देखो, इसमें दिखा रखा है द ट्रेड रूट दैट लिंक्ड इंडिया टू द वर्ल्ड। ये ट्रेड रूट दिखा रखा है, इंडिया जो दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ था एट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। ये 17वीं शताब्दी की बात है, 1800 की बात है, ये सन 1800 की बात है, जब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट जो ट्रेड रिलेशन था वर्ल्ड के साथ कैसे कैसे था। जैसे ये हुगली है, हुगली नदी यही है जो हमारे कलकत्ता में जो गंगा नदी, वहाँ हुगली बन जाती है, गंगा रिवर है ना, वो हुगली बन जाती है। तो यहाँ से देखो इसका ट्रेड यहाँ से हुआ, मलक्का स्ट्रेट है ना जो यहाँ पे, मलाक्का स्ट्रेट है जो बैंकॉक से नीचे यहाँ दिखा रखा है ना, यहाँ से फिर ये कहाँ गया, कैंटोन में, ये यहाँ से साउथ चाइना से होते हुए चाइना में गया। ये इंडिया से यहाँ से होता हुआ, देखो ये एरो का निशान जा रहा है ऊपर, कैंटोन, कैंटोन चाइना के, कैंटोन के स्टेट को बोलते हैं, चाइना में जो स्टेट्स हैं ना उनको कैंटोन बोलते हैं, वहाँ पहुँचा। और ऐसे ही फिर यहाँ से आया है सूरत से गए मैस्कट जो गल्फ कंट्री है, वहाँ से ट्रेड जाता था। और सूरत से ही जाता है माचा, ये जो गल्फ कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, मोम्बासा, मोजाम्बिको से तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी रिलेशनशिप है हमारे ट्रेड के। ऐसे ही सूरत से आया यहाँ पे बोलविया की तरफ, ये आ रहा है इसमें मुसलीपट्टनम, मद्रास, इंडियन ओशन, ये है ना, मतलब ये जो ट्रेड सेंटर है उस टाइम के हमारे, मेनली तो एक तो हुगली है, कलकत्ता, उधर सूरत है पुराने टाइम में। तब तक बॉम्बे का नहीं बना था, बॉम्बे का फिर इन्होंने किया था ब्रिटिशर्स ने आने के बाद। और एक मुसलीपट्टनम जो कि तमिलनाडु में है, और यहाँ पे गोवा है। ये ट्रेड रूट थे जहाँ से ट्रेड होता था इंडिया का उस टाइम पे। 17th सेंचुरी की बातें हैं ये, उससे पहले ब्रिटिशर्स के आने से पहले। फिर ब्रिटिशर्स ने आने के बाद वहाँ जो आपने पढ़ा है कैसे उन्होंने क्या किया, इंडिया के ट्रेड को है ना डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडिया के ट्रेड को डेफिसिट में ले गए और अपने ट्रेड को सरप्लस में ले गए। ठीक है, आज यहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम इंटर वॉर इकोनॉमी, फिर इसके बाद युद्ध कैसे हुए इनके।